Students, good morning. I am Dr. Anmol सिंह चौहान, SMCC गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज अपना टॉपिक है जॉन टेलर इफ़ेक्ट। जॉन टेलर इफ़ेक्ट का स्टडी करने से पहले हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल संभ्रंश इलेक्ट्रॉनी अवस्था किसे कहते हैं। संभ्रंश इलेक्ट्रॉनी अवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी समान है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी समान है। जैसे डी जनरेट ऑर्बिटल्स में हमने डी ऑर्बिटल्स को लिया, डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो ये 5 डी ऑर्बिटल इन सभी की एनर्जी समान है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें पांचों की एनर्जी जब समान है तो हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल के अंदर हम सेंड कर दें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है ज्यामिति पर या नहीं पड़ता है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो जो जॉन टेलर है उन्होंने ये बताया कि जो संभ्रंश इलेक्ट्रॉनी अवस्था है उसमें कोई भी अरेखीय ज्यामिति वाला अणु अगर हम लगाएं तो वो अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब वो उच्च ऊर्जा का रिपल्शन फील करेगा, और ऐसी स्थिति में जब वो रिपल्शन फील करेगा तो उसकी जो अवस्था है वो अस्थायी हो जाएगी और उसमें विकृति उत्पन्न होगी, और ये विकृति उत्पन्न होते ही लोअर एनर्जी वाली जो स्टेट है वो स्टेबल हो जाएगी। मतलब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो संभ्रंश इलेक्ट्रॉनिक अवस्था है उसमें अगर हम अरेखीय ज्यामिति का अरेखीय ज्यामिति जैसे टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल अणु अगर हम उसके अंदर व्यवस्थित करने की कोशिश करें तो उसके अंदर रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा कि उसके अंदर विकृति उत्पन्न होगी, और विकृति उत्पन्न होते ही उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और कम एनर्जी वाली जो उसकी अवस्था है, कम एनर्जी वाली उसकी जो समिति है वो हमको प्राप्त होगी, और उससे संभ्रंश अवस्था है जो है वो समाप्त हो जाएगी, वो विपाटित हो जाएगी। जैसे यदि हम अष्टफलकीय संकुल में यदि धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण सममित नहीं है तो संकुल की नियमित अष्टफलकीय ज्यामिति में विकृति उत्पन्न होगी और विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति प्राप्त होगी जो कम ऊर्जा की होगी। तो कम ऊर्जा वाली स्थिति जो है वो पहले से ही व्यवस्थित हो जाएगी और उसका जो डीजनरेशन है वो समाप्त हो जाएगा। यह प्रभाव चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों प्रकार के संकुलों में पड़ता है। अब जैसे माना हमारे पास डी ऑर्बिटल में ईजी ऑर्बिटल है, ईजी में 2 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इनको भरने का क्रम जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों की एनर्जी बराबर शो कर रखी है। तो पहली ए स्थिति के अंदर क्या है कि कुछ भी और इलेक्ट्रॉन नहीं है। बी स्थिति में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी जेड स्क्वायर खाली पड़ा हुआ है। सी स्थिति में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे डी जेड स्क्वायर में भेज दिया है हमने। डी स्थिति में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पुनः डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भेज दिया और डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। ई स्थिति जो है उसमें यह है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2 है और डी जेड स्क्वायर में 2 है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है तो इनको अगर हम एक्सचेंज कर दें, इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल के बजाय इस ऑर्बिटल में भेज दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम ये देखते हैं, हमारे पास ये दूसरा डायग्राम आया है। अब इस दूसरे डायग्राम के अंदर हम ये स्टडी कर रहे हैं हम कि इसको हम ये डायग्राम को ही देख लें। हम ये जो पांचों स्थिति है इनमें से हम ये देख रहे हैं कि इसमें से किसके अंदर चेंज करने में फ़र्क पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि एक नई स्थिति आई है, इसको हम ये देखें कि जो बी स्थिति है, बी स्थिति का अगर हम चेंज करें तो जो इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है वो किस में चला जाएगा, डी जेड स्क्वायर में। और एक डी स्थिति को अगर हम लेवें तो जो 2 इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है और डी जेड स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम एक्सचेंज करें तो 2 इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आ जाएगा। तो इससे नई स्थिति बनेगी एफ और जी। अब ये देखें हम कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसको हम स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 डायग्राम बने हुए हैं। तो इसमें आप देखें कि जो पहला जो डायग्राम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई भी नहीं। दूसरी जो डायग्राम है उसमें डी जेड स्क्वायर में 1 भी नहीं है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रमेय, ये सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते जिस क्षेत्र में लिगैंड है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में लिगैंड है उस क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसमें रिपल्शन अधिक हो जाएगा। रिपल्शन अधिक होने से अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी आने से जो डीजनरेशन है ऑर्बिटल का वो टूट जाएगा और जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी और ऐसे जो है उसके अंदर विकृति आ जाएगी। अब इसमें देखिए कि डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो डी जेड स्क्वायर वाले जो ऑर्बिटल हैं जो जेड एक्सिस पर हैं, जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जेड एक्सिस पर लिगैंड है, एक ऊपर एक नीचे है। एक्स एक्सिस पर दो लिगैंड है, वाई एक्सिस पर दो लिगैंड है। अब हमने डी जेड स्क्वायर जो है एक्सिस, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस कारण से जेड वाली जो एक्सिस है उस पर जो दो लिगैंड है उनके अंदर रिपल्शन बढ़ा। उनके अंदर रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा, वो जो लिगैंड है वो दूर चले जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, एरो बना रखा है इसमें जेड एक्सिस वाले लिगैंड पे, तो ये दूर जाते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, जो 4 ml बॉन्ड लेंथ है उसमें से 6 ml बॉन्ड लेंथ जो है उसमें से 2 ml बॉन्ड लेंथ तो लंबी हो जाएगी जो जेड एक्सिस वाली है, और 4 ml बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये विकृति आ गई इसमें। अब इसका दूसरा स्थिति ले हम, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में चला गया, डी जेड स्क्वायर खाली है। दूसरा डायग्राम को हम देख रहे हैं, तो इसमें देखिए कि अब इलेक्ट्रॉन है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो अब रिपल्शन कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो लिगैंड है उनमें रिपल्शन आएगा। एक्स एक्सिस पर दो लिगैंड है, वाई एक्सिस पर दो लिगैंड है, तो 4 लिगैंडों में रिपल्शन आया। तो इसलिए यहाँ क्या होगा कि 4 ml बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगी और 2 ml बॉन्ड लेंथ जो जेड एक्सिस वाली है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इसके अंदर विकृति आई, और ये जो रिपल्शन होने से क्या है, रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने से इसमें डिस्टॉर्शन आएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, अपने आप ही विकृति आएगी और लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेबल हो जाएगी और इसमें विकृति क्रिएट हो जाएगी। इसे अपन कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट। अब आगे की स्थिति जो है वो ये कहती है कि ये जो जॉन टेलर विकृति है, ये डी ऑर्बिटल जो है D1 से लेकर D10 तक, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें D1 से लेकर D10 तक टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो विकृति है D1 से लेकर D10 तक किस किस में पाई जाती है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम पहले ये स्टडी करेंगे कि जो लिगैंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग के अंदर संभव है विकृति हो नहीं हो, वीक के अंदर विकृति हो नहीं हो, तो उसकी स्थिति के आधार पर हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पहले हम जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जब उसकी स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल्स में से Eg ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और T2G वाले जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। T2G में 3 ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। Eg में 2 ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड अगर हम लगा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड लगा रहे हैं, तो इनके बीच का जो स्प्लिटिंग डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस वो ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे और हाई एनर्जी स्टेट में नहीं जा पाएंगे। इसी प्रकार जो वीक लिगेंड है वो अगर हम लगाते हैं तो वीक लिगेंड होने के कारण उनका स्प्लिटिंग डिफरेंस कम हो जाएगा। स्प्लिटिंग डिफरेंस कम होने से वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है वो बनती है। अब हम जैसे देखते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के ऊपर हम बात करें, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर पहले हम D1 को स्टडी करें स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जब हम D1 को स्टडी करेंगे तो स्थिति किस तरह की आएगी वो देखें आप। D1 का बनेगा फार्मूला T2G के अंदर तो 1 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जो T2G में 3 ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ और DZX, इन तीनों की एनर्जी के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए T2G के जो 3 ऑर्बिटल हैं DXY, YZ, ZX में किसी में भी अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसमें डिस्टॉर्शन इतना कोई ज़्यादा नहीं आएगा, निग्लिजिबल होगा। चाहे हम DXY में 1 इलेक्ट्रॉन लें, YZ में लें या DZX में लें, तो इसमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल कम होगा।
क्योंकि इनमें रिपल्शन जो है वो भी बहुत कम है। अब हम D2 को लें तो D2 के अंदर स्थिति क्या बनेगी, इनका कन्फिग्रेशन T2G में 2 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में भी जो रिपल्शन होगा इनके बीच में वो बहुत कम होगा, क्योंकि इनके बीच में XY YZ और ZX जो है वो एक्सिस के ऊपर नहीं है। अब इसमें स्थिति देखिए, हम दूसरा लेते हैं D3। D3 में क्या स्थिति हो जाएगी, T2G के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक जाएगा DXY में, एक जाएगा DYZ और एक जाएगा DZX में। तो तीनों के अंदर सेचुरेशन आ गया, तीनों के ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर है। बराबर होने के कारण तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, इसलिए इनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। जितने ऑर्बिटल हैं उतने इलेक्ट्रॉन मिल गए। ऑर्बिटल की संख्या ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, ऐसी स्थिति के अंदर इनमें डिस्टॉर्शन आता है। अब यहाँ पर स्थिति यह है कि ऑर्बिटल की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए यहाँ कोई डिस्टॉर्शन नहीं। अब हम चलते हैं D4 में। D4 के अंदर यहाँ से स्थिति भिन्न हो जाती है। स्थिति भिन्न इसलिए होती है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो स्थिति आ जाएगी T2G के अंदर तो होंगे T2G के अंदर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होने के कारण इनके बीच का स्प्लिटिंग डिफरेंस बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में ना जा करके T2G में ही पेयरिंग कर लेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर ये स्थिति आएगी। अब जब ये स्थिति आएगी तो क्योंकि T2G वाला है, T2G के अंदर जो 3 ऑर्बिटल हैं DXY YZ और ZX, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इतना रिपल्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम वीक लिगेंड लें, वीक लिगेंड का कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, T2G के अंदर तो आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये एक चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ऊपर इसलिए गया क्योंकि इनके बीच जो स्प्लिटिंग डिफरेंस है वो कम है। वीक लिगेंड होने के कारण स्प्लिटिंग डिफरेंस जो है वो T2G और EG के अंदर हो जाता है कम होने से चौथा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो EG के अंदर गया, तो EG में 2 डिजनरेट ऑर्बिटल है, DX2Y2 और DX2Y2 और DZ2। दोनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन एक DX2Y2 में डालेंगे तो भी डिस्टॉर्शन आएगा, और दूसरा उसको DZ2 में डालेंगे तो भी डिस्टॉर्शन आएगा। तो यहाँ पर वीक लिगेंड होने पर इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आएगा ही आएगा। अब हम लेते हैं D5 को हम लें तो स्ट्रॉन्ग का अगर हम ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर कन्फिग्रेशन बनेगा T2G 5 और EG 0। तो यहाँ पर भी डिस्टॉर्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, डिस्टॉर्शन बहुत स्लाइटली बढ़ेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर, क्योंकि T2G में 5 है, EG में 0 होगा, लेकिन बहुत स्लाइटली होगा। लेकिन यही डिस्टॉर्शन हम वीक लिगेंड के अंदर लें, वीक लिगेंड अगर यूज़ हम करें तो इसके अंदर कन्फिग्रेशन बनेगा T2G के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो वीक लिगेंड होने के कारण जंप करके उसमें EG में चला जाएगा। तो EG में जाएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन चल जाएगा DX2Y2 में और 5वां इलेक्ट्रॉन चला जाएगा DZ2 में। अब पांचों जो ऑर्बिटल हैं पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो D5 का जो वीक लिगेंड अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जॉन टेलर इफेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, 0, और उसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्लाइटली जॉन टेलर इफेक्ट होगा। अब हम चल रहे हैं D6। अब D6 को अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में लें तो इसका कन्फिग्रेशन बनेगा T2G के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होंगे 3, T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 तो ना होंगे, T2G में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 और EG में आ जाएंगे 0, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के अंदर ही रहेंगे। T2G के अंदर रहने से जो 3 ऑर्बिटल हैं तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसी स्थिति में
इनमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इनमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो इसमें जॉन टेलर इफेक्ट भी नहीं होगा। और यदि अब हम ये देखें वीक लिगेंड फील्ड देखें तो वीक लिगेंड फील्ड में क्या होगा, T2G के अंदर तो पहले आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो छठा इलेक्ट्रॉन वापस पुनः T2G में आएगा। तो पुनः T2G में आने से स्थिति क्या बन जाएगी, T2G के अंदर अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्योंकि EG जो है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसी स्थिति में यहाँ पर डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं होगा या बहुत कम होगा, और जो होगा वो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब आप देखिए D7 के अंदर जो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड लगा रहे हैं हम तो ये आ जाएगा T2G6 EG1, T2G6 EG1। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, EG के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आने से क्या स्थिति बनेगी, EG में 1 इलेक्ट्रॉन आने से डिस्टॉर्शन तो आएगा क्योंकि EG में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये डिस्टॉर्शन आ गया, डिस्टॉर्शन आने से इसमें जॉन टेलर इफेक्ट आएगा। अब हम दूसरा वीक लिगेंड देखें तो वीक लिगेंड में क्या होगा, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो स्थिति सारी फुलफिल हो गई है, इसलिए इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम होगा। EG में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा वो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब हम लें D8 के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, EG में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी ऑर्बिटल फुलफिल हो गए, ऐसी स्थिति में इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब हम इसका वीक लिगेंड फील्ड देखें तो वीक लिगेंड फील्ड के अंदर भी स्थिति यही है, T2G में 6, EG में 2, नीचे के जो 3 ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ऊपर की EG में 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब हम D9 वाला देख रहे हैं। D9 के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन देखें हम तो इसका कन्फिग्रेशन आएगा T2G में 6, EG में 3। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि इसमें डिस्टॉर्शन EG की वजह से होगा। EG में 2 ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल में पहले ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ डिस्टॉर्शन आया क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल 2 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आनी चाहिए लेकिन आए 3 है, तो यहाँ डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसके वीक लिगेंड में देखें तो वीक लिगेंड में भी डिस्टॉर्शन आएगा। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 3 है। T2G की वजह से तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा लेकिन EG ऑर्बिटल की वजह से डिस्टॉर्शन होगा। D10 का अगर हम देखें तो D10 में दोनों ही स्थितियों में कन्फिग्रेशन T2G में 6, EG में 4 है, चाहे वो वीक लें या स्ट्रॉन्ग लें, दोनों स्थिति में कन्फिग्रेशन सेम है। 5 ऑर्बिटल है, 5 में फुलफिल हो गए इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फुलफिल हो गए, तो इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इस प्रकार हम देखें तो D10 वाला जो कन्फिग्रेशन है उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही डिस्टॉर्शन नहीं है। D9 जो है उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में ही डिस्टॉर्शन है। तो इस तरह से जो है वो जॉन टेलर इफेक्ट वर्क करता है। इस जॉन टेलर इफेक्ट का रीज़न यह है कि जो ऑर्बिटल है, जितने ऑर्बिटल हैं उससे अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो डिस्टॉर्शन आएगा, जितने ऑर्बिटल हैं उतने इलेक्ट्रॉन हो या उसके दुगने इलेक्ट्रॉन हो तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन उस लिगेंड क्षेत्र में नहीं रहना चाहते जहाँ पर लिगेंड है। लिगेंड अगर होगा तो वहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से जो स्थिति है वो अस्थायी हो जाएगी और उस अस्थायी स्थिति को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर विकृति आएगी, डिस्टॉर्शन आएगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसके अंदर एनर्जी कम हो और वो कम एनर्जी वाली स्थिति ही स्टेबल होगी। ये होता है जॉन टेलर इफेक्ट। आगे हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने की हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जॉन टेलर इफेक्ट आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें बताएं आज के टॉपिक कैसा है, और इसकी जो तकनीकी गड़बड़ अगर आती है इस चैनल में तो आप वो भी मुझे
कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आज के इस टॉपिक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।